जय हिंद साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है स्टडी लवर वीर परिवार में। मैं हूं मनीष गुप्ता। आज है 23 जुलाई और 23 जुलाई के दिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें की गई हैं हमारे अगर वित्त समाज में देखा जाए या फाइनेंशियल सोसाइटीज में देखा जाए तो हमारे देश की वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बजट पेश किया था। इसके पहले हम लोगों ने आज सुबह करंट अफेयर्स में आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि जो 1 फरवरी 2024 को बजट पेश किया गया था वो अंतरिम बजट था और वो अंतरिम बजट सिर्फ चुनावी पेश के लिए किया गया था, यानी कि चुनाव के कार्यकाल के दौरान सरकार का खर्चा कैसे चलेगा उस तरीके से उस वक्त बजट पेश किया गया था। अब बात आती है यहाँ पे इंडिया बजट की, यानी कि इंडिया बजट 2024 की, यूनियन बजट 2024 की। आज मैडम निर्मला सीतारमण जी ने कुछ बातें कही हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें कही हैं। अगर हम लोग अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या फिर बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एक ना एक नंबर क्वेश्चन से बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 100% तय है। क्यों तय है? अगर आप पिछला आंकड़ा उठाकर देखिए तो चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आईएएस सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, उसमें एक क्वेश्चन से आपके बजट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे और इस साल तो 100% बनने वाले हैं। क्यों? क्योंकि पहले तो अंतरिम बजट पेश किया गया था, तो अंतरिम बजट में ये हुआ था यूपीएससी के एग्जाम्स में कि हाँ, अंतरिम बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे और थोड़े बहुत उससे रिलेट क्वेश्चन करके आए थे, लेकिन अंतरिम बजट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अब आगे आने वाले एग्जाम्स में 100% चाहे जो भी आपका एग्जाम बन रहा हो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो वॉइस लो आ रही है, वॉइस लो आ रही है, अभी सही आ रही है? आई थिंक अभी सही आ रही होगी। बहुत सारी चीजें थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाती है क्योंकि पीपीटी के थ्रू अब हम लोग समझाते हैं तो कहीं ना कहीं वॉइस थोड़ा सा लो चलती है। चलिए कोई बात नहीं। अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो सबसे पहले आज यूनियन बजट पेश किया गया था। बजट का मतलब हम लोगों ने आज सुबह इकोनॉमिक सर्वे के दौरान आप लोगों को बताया कि बजट जैसा कोई शब्द हमारे संविधान में नहीं मौजूद है। जी हाँ, हमारे संविधान में बजट जैसा शब्द कोई मौजूद नहीं है। इसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है या आप कह सकते हैं कि जो सालाना वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है उसको प्रस्तुत किया जाता है। बजट 2024 में सस्ता क्या हुआ है, महंगा क्या हुआ है? अक्सर हम लोग टीवी चैनल में जब देखते हैं तो उसको यही समझते हैं कि हाँ भाई, पेट्रोल के दाम सस्ते हो गए, सोयाबीन का तेल सस्ता हो गया है, ठीक है, महंगा तूर की दाल हो गई है, शक्कर महंगा हो गया है, दूध महंगा हो गया है, पेट्रोल क्या कहते हैं, सिलेंडर एलपीजी गैस जो सिलेंडर है उसको सस्ता किया गया। मोटी मोटी बातें हम लोग सस्ते और महंगे के बेसिस पर पढ़ते रहते हैं, अपने न्यूज चैनलों को देखते हैं, लेकिन न्यूज चैनल से एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज नहीं निकल कर आती। कुछ बच्चे बहुत ही शिद्दत के साथ न्यूज चैनल देखते हैं, की हाइलाइट से नोट भी करते हैं, लेकिन वहां से हाइलाइटेड क्या कैसे नोट करनी चाहिए उन बच्चों को नहीं पता चलता है। चलिए आज शुरुआत करते हैं आज के बजट से। सबसे पहले बजट पेश करते समय मैडम निर्मला सीतारमण जी ने अपने सरकार के पैसे को कहां से आएंगे और कहां जाएंगे इसके बारे में चर्चा की। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो केंद्रीय बजट 2024-2025 का बजट पेश किया गया उसमें सरकार के द्वारा पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां पे जाएगा ये बताया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे केंद्र सरकार को टैक्स से मिलने वाला पैसा, जिसको हम लोग अंग्रेजी में रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं। जी हाँ, जब भी सरकार टैक्स से पैसा उगाही करती है या टैक्स से पैसे लेती है पब्लिक से, तो उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत देखते हैं। अभी सरकार के द्वारा कहा गया है कि 63% टैक्स और 27% कर्ज से केंद्र सरकार को टैक्स से मिलने वाला पैसा होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो टोटल 100% अगर कवरेज देखी जाए तो 63% टैक्स से सरकार पैसा रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में आएगी और कर्ज से, यानी कि जिन जिन लोगों को कर्ज दिया गया है सरकार के द्वारा, तो 27% कर्ज से पैसा उठाया जाएगा। इसको हम लोग अंग्रेजी में रेवेन्यू रिसिप्ट के तौर पे जानते हैं। रेवेन्यू से जमा जो होगी यानी कि इनकम टैक्स, तो इनकम टैक्स जो लोग होते हैं, फर्म होते हैं, संस्थाएं होती हैं,
आयकर टैक्स यानी कि इनकम टैक्स देती है। तो इनकम टैक्स से जो रकम कमाई जाएगी सरकार के द्वारा या जुटाया जाएगा, एक बात याद रखिएगा कि किसी भी सरकार के द्वारा जब बजट पेश किया जाता है तो सरकार अपना कमाना नहीं दिखाती है, सरकार पैसे जुटाती है। और सरकार कैसे पैसे जुटा रही है जरा देखिएगा। जब सरकार पैसे जुटाती है तो 11.87 लाख करोड़ इनकम टैक्स से एक तरह से जुटाया जा रहा है पैसा। इसकी हिस्सेदारी अगर देखा जाए टोटल 100% में से 19% हिस्सेदारी इनकम टैक्स से पैसा आ रहा है सरकार के पास। जीएसटी से 18% पैसा आ रहा है और 10.62 लाख करोड़ का क्या किया जा सकता है, टैक्स के जरिए पैसा जुटाने की बात कही गई है। कॉर्पोरेशन टैक्स से जो यूनियन बजट में बात की गई है 10.20 लाख करोड़ पैसा जुटाया गया है इस साल सरकार के द्वारा, यानी कि 17%, यानी कि प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखें तो 17% कॉर्पोरेशन टैक्स के द्वारा किया गया है। एक्साइज ड्यूटी लगाई गई है मैन्युफैक्चरिंग पर, जो एक्साइज ड्यूटी के जरिए पैसा जुटाया जाएगा सरकार के जरिए 3.19 लाख करोड़, यानी कि कुल रेवेन्यू रिसिप्ट का 5% है। कस्टम ड्यूटी की बात की गई है तो कस्टम ड्यूटी किसी भी वस्तु के आयात और निर्यात पर लगने वाला शुल्क कहलाता है और इस कस्टम ड्यूटी के जरिए सरकार यहाँ पे 2.38 लाख करोड़ रुपया जुटाई है। इसमें से अगर कुल 100% का देखा जाए तो मात्र 4% है। अन्य टैक्सेस के बारे में अगर देखा जाए तो सर्विस टैक्स, केंद्र शासित प्रदेश टैक्स या फिर अन्य प्रदेशों से जो टैक्स लिए गए हैं 0.14 लाख करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा जुटाए गए। टोटल 0.2% यहाँ पे रेवेन्यू रिसिप्ट जमा किए जा रहे हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करें तो अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू है और अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे कि अनुदान हो गया, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलने वाली रकम हो गई, इससे पैसे कितने जुट रहे हैं सरकार के द्वारा 2.19 लाख करोड़ जुट रहे हैं। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट का 3% है। ब्याज और लाभांश यानी कि ब्याज से और लाभांश से यानी कि डिविडेंड से जो दिया गया कर्ज है और कर्ज पर जब ब्याज मिलता है सरकारी कंपनी जैसे कि आरबीआई के द्वारा, इंडियन ऑयल के द्वारा या जितने भी पब्लिक सेक्टर यूनिट है वो अपना मुनाफा सरकार को देते हैं, उनको कहा जाता है डिविडेंड। किसी भी परिभाषा में डिविडेंड को समझना बहुत आसान है। जैसे अगर कोई आरबीआई हो गया या एसबीआई हो गया या कोई बैंक हो गया हो या फिर कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट कंपनी होगी, अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो वो अपना लाभांश उठाकर देगी सरकार को, इसको हम लोग डिविडेंड के रूप में समझते हैं, यानी कि लाभांश कहा जाता है। और लाभांश के जरिए 3.27 लाख करोड़ क्या किया जा रहा है, जुटाया जाएगा सरकार का। इसको हम लोग बार बार यही मैं बोल रहा हूं, ये रेवेन्यू रिसिप्ट है। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब एक तरह से पैसा सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, इसको हम लोग ये कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, तो टोटल कुल रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी बन रही है 43.86 लाख करोड़। चलिए आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इसके आधार पर लगाते हैं। इस साल के यूनियन बजट 2023-2024 में मैडम निर्मला सीतारमण जी ने टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट से कितने बनाए, तो टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट 43.86 लाख करोड़ का बनाया गया, यानी कि टैक्स से मिलने वाला पैसा केंद्र सरकार को 43.86 लाख करोड़ मिलेंगे। अब सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 43.86 लाख करोड़ में से 11.87 लाख करोड़ इनकम टैक्स से सरकार को मिलेंगे, यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट जो होंगी वो 19% होगा सरकार का। ये एक इंपॉर्टेंट परसेंटेज है जो कि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा है। अब बताते हैं यहाँ पे जो सरकार केंद्र सरकार को कर्ज से मिलने वाला जो पैसा होता है उसको हम लोग कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या कहते हैं, जब केंद्र सरकार को टैक्स से पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू रिसिप्ट्स कहते हैं। जब सरकार को कर्ज से पैसा मिलता है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को उधार दे दिया तो उधार से आपको जो ब्याज मिल रहा है तो वो एक तरह से आपका कैपिटल रिसिप्ट्स कहलाएगा। ठीक उसी तरीके से सरकार भी अपना कर्ज देती है अलग अलग जगहों पे और वो कैपिटल रिसिप्ट्स के तौर पे जाना जाता है। तो टोटल अगर देखा जाए तो डेट रिसिप्ट यानी कि बैंकों को
विदेशों को और अन्य जगहों से मिलने वाले जो कर्ज हो रहे हैं सरकार को, वो 16.13 लाख करोड़ के हैं। टोटल कैपिटल रिसीट्स का 27% हिस्सा यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा कर्ज के अलावा नॉन डेट रिसीट यानी कि सरकारी एसेट्स को बेचकर कर्ज की वसूली आदि मिलने वाले पैसा, या एनपीए को बेचकर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को बेचकर, या किसी भी प्रकार के एसेट्स को बेचने के बाद सरकार के द्वारा जो पैसा जुटाया जा रहा है वो 0.78 लाख करोड़ का है। टोटल कैपिटल रिसीट्स का 1% बताया गया। जी हाँ, टोटल कैपिटल रिसीट्स का 1% है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस साल के यूनियन बजट में टोटल कुल कैपिटल रिसीट्स कितनी बनाई गई है, तो 16.91 लाख करोड़ की, यानी कि सरकार को कर्ज से मिलने वाला पैसा 16.91 लाख करोड़ मिलेगा, और ये टोटल अगर देखा जाए तो 28% है। ठीक है, अभी इसके अलावा यहाँ पे सरकार के पास कुल जमा यानी कि कैपिटल रिसीट्स और आपका रेवेन्यू रिसिप्ट दोनों मिला दिया जाए तो कुल रेवेन्यू रिसिप्ट 43.86 लाख करोड़ है, जिसको मैंने अभी अभी डिस्कशन किया। तो कुल हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो 100 में से 72% हिस्सेदारी रेवेन्यू रिसिप्ट से पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं इसके पास सरकार के जरिए, और कुल कैपिटल रिसिप्ट यानी कि सरकार को कर्ज के जरिए पैसे कितने मिल रहे हैं, 16.91 लाख करोड़ के मिल रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो कुल जमा का 28% कुल रिसीट्स के तौर पे आ रहा है। अब आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के तौर पे कैसे याद करना है, चलो देखिएगा। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि यूनियन बजट यानी कि जो आपके यूनियन बजट पेश किया गया है मैडम निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, तो सरकार के पास जो कुल रिसीट्स बन रहे हैं, ठीक है, यानी कि जो पैसा जुटाया जा रहा है उसका सब अधिकांश हिस्सा किसके पास होगा, वो कुल रेवेन्यू रिसीट्स के पास होगा 43.86 लाख करोड़ का। कुल जमा कितना हो रहा है 60.77 लाख करोड़ का, इसमें हिस्सेदारी 100% होगी। यहां पे कुल जमा में 12.47 लाख करोड़ राज्यों का हिस्सा भी शामिल है। अगर इसे शामिल नहीं करते हैं तो सरकार के पास कुल जमा जो होगा वो 48.21 लाख करोड़ रुपए का हो जाता है। केंद्र सरकार के पास जमा होने वाले जीएसटी में एसजीएसटी का हिस्सा शामिल नहीं किया गया है जो राज्यों की ओर से इकट्ठा किया जाता है। सभी आंकड़ों के प्रतिशत राउंड ऑफ किए गए हैं, यानी कि लगभग लगभग आपको यहाँ पे राउंड ऑफ में बताए गए हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या बताया आप लोगों को, केंद्रीय बजट 2024 में टैक्स के जरिए यानी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स के जरिए और कर्ज के जरिए कितना पैसा सरकार को मिल रहा है। अब आते हैं यहाँ पे ब्याज और राज्यों को पैसा देने में 40% खर्च किया जा रहा है, यानी कि सरकार का पैसा सबसे ज्यादा कहां पे जा रहा है, राज्यों को दिए जा रहे हैं पैसे, यानी कि अलग अलग परियोजनाओं में अलग अलग जो खर्चे किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। तो केंद्र सरकार के द्वारा भारत में जो जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को 12.47 लाख करोड़ दिए गए। तो टोटल अगर खर्चों का देखा जाए तो टोटल खर्चों का 21% दिया जा रहा है, यानी कि हिस्सेदारी कितनी है 21%। तो यहाँ पे टैक्स और शुल्क में से राज्यों को दिए जाने वाला जो हिस्सा होगा वो 12.47 लाख करोड़ का होगा। इंटरेस्ट पेमेंट सरकार के द्वारा लिए गए कर्ज के ब्याज को चुकाने में खर्च कितने किए गए हैं 11.63 लाख करोड़ की। कुल हिस्सेदारी 19% है। यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको याद रखिएगा। केंद्र की योजनाएं यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में टोटल केंद्र सरकार की योजनाएं और प्रोजेक्ट्स पर कितने खर्च किए जा रहे हैं, टोटल 10.88 लाख करोड़ के खर्च किए जा रहे हैं। यानी कि हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो कुल हिस्सेदारी यानी कि पूरे सरकार के जहां पे पैसे खर्चे हो रहे हैं एक्सपेंडिचर्स के रूप में वो टोटल 18% है। राज्य और केंद्र की योजनाओं को मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पे 5.06 लाख करोड़ केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर खर्च किए जा रहे हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर्स का 8% खर्चा किया जा रहा है। वित्त आयोग, अच्छा 16वें वित्त आयोग, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगरिया है। तो फाइनेंस कमीशन और अन्य ट्रांसफर्स की जो खर्चे होंगे
जैसे केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा और वित्त आयोग को मिलने वाली रकम, वो टोटल अगर देखा जाए तो 5.24 लाख करोड़ का है। यानी कि हिस्सेदारी अगर देखी जाए तो मात्र 9% हो रही है। तो ये आपको याद करने हैं। अब बात करते हैं कि सरकार जो सब्सिडी दे रही है, जैसे पेट्रोल पर, उर्वरक पर, खाद्य पर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट सरकारी योजनाओं पर जो सब्सिडीज दी जा रही है, तो टोटल सब्सिडी सरकार के द्वारा कितनी दी जा रही है? वो 4.28 लाख करोड़ की दी जा रही है। तो टोटल हिस्सेदारी अगर देखा जाए तो एक्सपेंडिचर्स का 6% एक्सपेंडिचर्स सब्सिडी में जा रहा है। सरकार के अन्य रोजाना जो खर्चे हो रहे हैं वो 3.79 लाख करोड़ हो रहे हैं। यानी कि केंद्र के मंत्रालय और विभाग संस्थानों के द्वारा व्यवस्था में होने वाले जो खर्च हो रहे हैं 6% जा रहे हैं। पेंशन में जो टोटल खर्चा दिया जा रहा है, जैसे रिटायर्ड जो कर्मचारी हो गए या जो पेंशन कर्मचारी हो गए, उन सबको जो पेंशन दी जा रही है वो सालाना 2.43 लाख करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा दिए जा रहे हैं। यानी कि कुल खर्च का 4% हिस्सेदारी पेंशन में जा रहा है। पेंशन के जो रिटायर्ड केंद्रीय कर्मचारियों को दी जाने वाली जो पेंशन है, यहाँ पे 2.43 लाख करोड़ है। अब जैसे आप लोग बैंक में अधिकारी बन जाओगे या फिर यूपीएससी के अधिकारी बन जाओगे या एसएससी में अधिकारी बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपकी सैलरी सरकार देगी। तो केंद्रीय कर्मचारियों को जो मिलने वाला जो वेतन होगा वो टोटल सरकार कितना खर्च कर रही है? 1.62 लाख करोड़। यानी कि पूरे भारतवर्ष में सैलरी पर जो खर्चा किए जा रहे हैं वो 1.62 लाख करोड़ के हो रहे हैं, जिसमें सैनिक का खर्चा, ठीक है, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य कर्मचारी हैं, उन सब का खर्चा 1.62 लाख करोड़ का सरकार बता रही है। यानी कि कुल एक्सपेंडिचर्स का हिस्सेदारी 3% हिस्सा यहाँ पे कवर किया हुआ। और अन्य खर्चे जो सरकार के हैं वो है 3.28 लाख करोड़ की, जो 5% की हिस्सेदारी है। कुल खर्चा अगर देखा जाए तो सरकार का 60.77 लाख करोड़ का है और खर्चा कितना है? 100% है। यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे किसकी बात करें, टोटल रिसीट्स की बात करें, तो टोटल रिसीट्स कितने बन रहे हैं? 60.77 करोड़। और यहाँ पे खर्चे कितने भी हो रहे हैं? 60.77 करोड़। बड़े दिमाग लगा कि यहाँ पे बनाया गया है। अब जरा देखते हैं कि किन किन राज्यों को कितना पैसा दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। बड़े मजे की बात है, उत्तर प्रदेश को यहाँ पे दक्षिण के 5 राज्यों से ज्यादा, अकेले यूपी को 2026 आ रहा है, चुनाव आ रहा है और झटका तो मिला ही है उत्तर प्रदेश में। तो 2026 में जब चुनाव आ रहा है तो अकेले यूपी को 5 राज्य यानी कि दक्षिण के 5 राज्यों से भी ज्यादा अकेले यूपी को पैसा मिला। उत्तर प्रदेश को कितना केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है? 2.23 लाख करोड़ दिए गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर बिहार आता है। बिहार को 1.25 लाख करोड़ दिए गए हैं केंद्र सरकार की तरफ से। मध्य प्रदेश को 98,000 करोड़, पश्चिम बंगाल को 93,000 करोड़, महाराष्ट्र को 78,000 करोड़, राजस्थान को 75,000 करोड़, उड़ीसा को 56,000 करोड़, तमिलनाडु को 50,000 करोड़, आंध्र प्रदेश को 50,000 करोड़, कर्नाटक को 45,000 करोड़, गुजरात को 43,000 करोड़, छत्तीसगढ़ को 42,000 करोड़, झारखंड को 41,000 करोड़, तेलंगाना को 26,000 करोड़, केरल को 24,000 करोड़, पंजाब को 22,000 करोड़, उत्तराखंड को 14,000 करोड़, हरियाणा को 13,000 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़, गोवा को 5,000 करोड़ और पूर्वोत्तर राज्य यानी कि टोटल 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, उनको 1.078 लाख करोड़ दिए गए। इनको याद करना है अपने अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, यानी कि जिस भी स्टेट को आप बिलोंग कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने स्टेट का खर्चा याद कर लीजिए। क्योंकि आपके स्टेट अगर मान लो बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, बिहार पीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस साल की यूनियन बजट में बिहार को कितना पैसा दिया गया, तो 1.25 लाख करोड़ का दिया गया। अब नया टैक्स स्लैब आया है, ये बहुत अच्छी बात हुई है। जो टैक्स इनकम टैक्स पे करती हैं तो टैक्स में छूट दी गई है। तो ये जो टैक्स में छूट दी गई है,
अगर सालाना किसी की इनकम 3 लाख है तो उसको 1 रुपया 1% या 1 पैसा भी उसको टैक्स के दायरे में नहीं आएगा। अगर जिसकी आय 3 से 7 लाख तक की है तो वो टैक्स के दायरे में आएगा, वो 5% टैक्स देगा सरकार को। अगर जिसकी आय 7 से 10 लाख तक की है तो वो 10% देगा। 10 से 12 लाख 15%, 12 से 15 लाख सालाना आय वाले 20% देंगे, और 15 लाख प्लस आय आने वाले वो 30% सरकार को देंगे। ये टैक्स स्लैब है। इसमें एटीसी के तहत छूट भी दी गई है। यहाँ पे आप एटीसी, एटीडी, एटीई के तहत छूट भी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी की इनकम सालाना 10 लाख आ रही है, ठीक है, तो 10 लाख में वो कितने में आएगा, वो 10% में आएगा। तो 10 लाख का कितना हो गया, 10%, यानी कि 10% एक तरह से 1 लाख हो गया, और 1 लाख उठाकर वो किसको दे देगा, सरकार को दे देगा। अब ये चाहे तो अपना टैक्स रिजाइन भी कर सकता है एटीसी के तहत और अलग अलग स्कीम्स के तहत, वो छूट भी प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जब आईटीआर फिल किया जा रहा है तो आईटीआर फिल बड़े सोच समझ के किया जाना चाहिए। अब नया टैक्स यानी कि रिवाइज टैक्स हुआ है और इसको आपको याद करनी है, जी हाँ याद करनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा किस मंत्रालय को पैसे दिए गए, यानी कि मैडम निर्मला सीतारमण जी ने किस किस मंत्रालय पे सबसे ज्यादा पैसे खर्च किए इस आज के बजट में जो बताया गया। वित्त मंत्रालय की तरफ से जो बजट है 18.5 लाख करोड़, 50% से भी ज्यादा वित्त और रक्षा मंत्रालय को दी गई। यानी कि वित्त मंत्रालय के पास 18.5 लाख करोड़ है। ब्याज चुकाने में 11.63 लाख करोड़ का खर्चा होगा। रक्षा मंत्रालय के पास, जो कि राजनाथ सिंह देख रहे हैं, ठीक है, 6.21 लाख करोड़ का होगा। इसी के साथ यहाँ पे पेंशन पर 1.41 लाख करोड़ के खर्चे किए जाएंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कौन देख रहा है, नितिन गडकरी साहब देख रहे हैं, जिनको 2.78 लाख करोड़, हाईवे अथॉरिटी के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा रेल मंत्रालय को जो खर्च किया जा रहा है वो 2.55 लाख करोड़ का, यानी कि अश्विनी वैष्णव जी के मंत्रालय को दिया जा रहा है। डीजल और बिजली पर 33,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे केंद्र सरकार की तरफ से। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय की तरफ से 2.33 लाख करोड़, यानी कि प्रहलाद जोशी जी हैं, कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय देख रहे हैं। मुफ्त राशन के लिए 2.05 लाख करोड़, जो कि क्या कहते हैं 2.19 लाख करोड़ गृह मंत्रालय को दिए जाएंगे। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल पुलिस फोर्स को 1.43 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी के साथ ग्रामीण विकास मंत्रालय यानी कि शिवराज सिंह चौहान 1.8 लाख करोड़ का खर्चा इस मंत्रालय को दिया जाएगा। मनरेगा पर टोटल खर्चा 86,000 करोड़ खर्चा किए जा रहे हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय जगत प्रकाश जेपी नड्डा जी के पास है और 1.68 लाख करोड़ इस मंत्रालय को दिए गए। यूरिया पर जो सब्सिडी दी जा रही है वो 1.19 लाख करोड़ की दी जा रही है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान यानी कि पीएम किसान योजना जैसी योजनाओं में, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यहाँ पे 1.52 लाख करोड़ इस मंत्रालय को दी जाएंगे। कम्युनिकेशन मंत्रालय की तरफ से अगर देखा जाए तो 1.37 लाख करोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो देख रहे हैं, इस डाक विभाग में 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। तो टॉप 10 मंत्रालय को कुल बजट 41.86 लाख करोड़ का है। बाकी मंत्रालय को 6.34 लाख करोड़ में निपटा दिया गया। जी हाँ, निपटा दिया गया। अब ऐसे शब्दों का तो प्रयोग करेंगे ही, निपटा दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई कहीं ना कहीं टॉप 10 मंत्रालय तो आप लोगों ने कितने खर्च कर दिए केंद्र सरकार की तरफ से, टॉप 10 मंत्रालय 41.86 लाख करोड़ खर्च कर दिए, और बाकी के जितने भी मंत्रालय बचे, एजुकेशन शिक्षा की बात की गई नहीं, शिक्षा मंत्रालय पे शिक्षा मंत्रालय की बात की नहीं गई, ठीक है। तो बाकी के जो मंत्रालय 6.34 लाख करोड़ पर खर्च किए गए। एक बहुत बड़े संत थे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, पीएम किन्स, उन्होंने कहा था कि किसी भी देश में अपने कुल खर्च का आधे से भी ज्यादा खर्चा शिक्षा पर खर्च करना चाहिए।
उस देश का विकास होगा। और हम लोग कहाँ पे खर्चा कर रहे हैं? डिफेंस पे। सबसे ज्यादा खर्चा कहाँ पे कर रहे हैं? डिफेंस पे। यानी कि परमाणु हथियार इन सबको खरीदने में हम लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं फिलहाल। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे मुफ्त राशन और सड़कों पर सबसे ज्यादा खर्चा। सबसे ज्यादा आप लोग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस योजनाओं पर सबसे ज्यादा खर्चा इस साल किया गया है? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इस मंत्रालय को सबसे ज्यादा 2.05 लाख करोड़, यानी कि इस योजना में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि मुफ्त राशन पर सबसे ज्यादा खर्चा किस पे किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 2.05 लाख करोड़ का खर्चा किया जा रहा है, जो कि कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 1.68 लाख करोड़ का। यूरिया सब्सिडी रसायन और उर्वरक मंत्रालय 1.19 लाख करोड़ का। सड़क निर्माण कार्य परियोजना के अंतर्गत 1.15 लाख करोड़ का। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उसको 86,000 करोड़ दिए जाएंगे। इसके अलावा आपके जो टॉप 6 हैं प्रधानमंत्री आवास योजना में, जो कि शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इनको 85,000 करोड़ दिए जा रहे हैं। मतलब टॉप 5 आपके जो योजनाओं पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं वो एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण योजना, यूरिया सब्सिडी, सड़क निर्माण कार्य, मनरेगा, ये टॉप 5 आपके योजनाओं पर खर्चा किए जाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना पर 85,000 करोड़ का खर्चा है। जल जीवन मिशन के तहत जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 70,000 करोड़ खर्चा किए जाएंगे। साथ ही अगर हम लोग देखें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया है, वो 60,000 करोड़ इस साल खर्चा किए जाएंगे। समग्र शिक्षा पर, यानी कि शिक्षा मंत्रालय को मात्र 37.5 हजार करोड़ दिए जा रहे हैं। मतलब शिक्षा मंत्रालय को, जो हमारे देश में सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा पर खर्च करने की, वो 9वें नंबर पर है। यानी कि सरकार के खर्च के मामले में वो 9वें नंबर पर है, 37.5 करोड़। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी कि जो हम लोगों की जो स्वास्थ्य मिशन है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में 28,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। ये है यूनियन बजट इस साल का। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 को महिला बाल विकास मंत्रालय को 21.2 हजार करोड़ दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, 19,000 करोड़ दिए जाएंगे। साथ ही फसल बीमा योजना कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 14.6 करोड़ दिए जाएंगे। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय जल शक्ति मंत्रालय 12,000 करोड़ दिए जाएंगे। कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के तहत श्रम और रोजगार मंत्रालय 10,000 करोड़ दिए जाएंगे। अब आप लोगों को ये फिगर, आप लोगों को लग रहा होगा कि सर ये सारे फिगर्स कैसे याद किए जाएंगे। लिटरली मैं बताऊं कि बहुत एक्सट्रैक्ट करके मैं लेकर आया। अगर आप आज 750 पन्ने का बजट देखेंगे तो आप सर चकरा जाएगा। जी हाँ, 750 पन्ने का पूरा बजट पेश किया गया और हमने आपको 7 पन्नों में भी नहीं बताया, यानी कि 7 स्लाइड में भी नहीं बता रहे। यहाँ पे बस आपको कंप्रेस करके बताया गया, एक की हाईलाइट दी जा रही है जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और इसी में से आएंगे, कहीं बाहर से नहीं आएंगे। गरीब परिवार को एलपीजी जो गैस कनेक्शन दिया जाएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 9,000 करोड़। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 7.3 हजार करोड़ दिए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना सूक्ष्म एमएसएमई, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत मंत्रालय को 4.8 हजार करोड़ दिए गए। राष्ट्रीय गंगा योजना नमामि गंगा जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत 3.3 हजार करोड़। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत आएगा और 2.3 हजार करोड़। टॉप 20 योजनाओं का कुल खर्च कितना है मालूम है?
10.76 लाख करोड़ का। यानी कि सरकार अपने खजाने में से 10.76 लाख करोड़ का ये 20 परियोजनाओं पे 20 योजनाओं पर खर्चा करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं केंद्रीय बजट की, जो है दो बातें बहुत ही बारीकी है। जब भी रेवेन्यू रिसिप्ट की बात की जाती है या कैपिटल रिसिप्ट की बात की जाती है तो सरकार कभी पैसे नहीं कमाती है। एक बात याद कीजिए, और मैंने शुरुआत में ही बताई थी, सरकार कभी भी पैसे नहीं कमाती, सरकार पैसे जुटाती है। सरकार किसी कंपनी की तरह मुनाफा नहीं कमाती है, उसका काम योजनाओं और प्रोजेक्ट्स के जरिए लोगों का भला करना होता है। इसीलिए पब्लिक उनको चुनकर लाती है और सरकार, चुनी हुई सरकार जो होती है वो अपना पूरा खर्चा अनुमान लगाती है और उसके बाद खर्च के हिसाब से पैसा जुटाती है। सरकार के जुटाए हुए पैसे को कमाई नहीं कहते हैं, इसको हम लोग जमा कहते हैं। इसको अंग्रेजी में हम लोग रिसिप्ट्स कहते हैं या डिपॉजिट्स कह सकते हैं। तो डिपॉजिट्स या रिसिप्ट्स कहते हैं। कुल खर्च में राज्यों का हिस्सा भी शामिल होता है। यानी कि बजट के पूरे हिसाब किताब को समझने के लिए एक और बारीक बात जान लेनी चाहिए। सरकार जो मौजूदा वित्त वर्ष में अंतरिम बजट का जो 47.7 लाख करोड़ का आंका गया था, यानी कि जमा और खर्च के हिसाब से केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए जाने वाले पैसे भी शामिल किए गए थे। इसके कारण अंतरिम बजट में मोदी सरकार के पास कुल 59.9 लाख करोड़ रुपए जमा होने का अनुमान था। लेकिन इस बजट में इसमें कोई भी इसकी चर्चा नहीं की गई। अब जरा देखते हैं हिसाब किताब। मैडम निर्मला सीतारमण जी, सरकार का जमा और सरकार का खर्चा, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार के हिसाब किताब के मोटे तौर पर दो हिस्से होते हैं, एक तो रिसिप्ट्स होते हैं, एक तो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। जमा और खर्चा भी दो तरह के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको दिया गया है, एक तो कैपिटल रिसिप्ट्स और एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जमा जो आमतौर पर एक बार होता है, यानी नियमित नहीं होता है, जैसे कर्ज, सरकारी कंपनियों को बेचना, सरकारी लोन की वसूली करना, ये कंपनी ये कैपिटल जमा के रूप में जानी जाती है या कैपिटल रिसिप्ट्स के रूप में जानी जाती है। कैपिटल खर्चा यानी कि जो पूंजीगत खर्चा है, वो खर्च जो एक बार होता है उसे लंबे समय तक लाभ मिलता रहता है। जैसे एयरपोर्ट को बना दिया गया, हाईवे को बना दिया गया, अस्पताल को बना दिया गया, पुल को बना दिया गया, टोल प्लाजा को बना दिया गया, रेलवे सिस्टम के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप कर दिया गया। ये क्या हो गया, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, जमा जो बार बार यानी कि नियमित रूप से होते हैं। जैसे जो पब्लिक आम जनता है वो टैक्स जमा करती है, सरकारी कंपनियों के प्रॉफिट से मिलने वाला जो हिस्सा होगा वो भी रेवेन्यू रिसिप्ट के रूप में जाना जाता है। रेवेन्यू खर्च जो होते हैं वो जो बार बार नियमित रूप से होते हैं, सरकार के चलाने के काम आते हैं। कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, सरकारी दफ्तर का खर्चा इत्यादि या इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा, ये आपके रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दो प्रकार के होते हैं। जब सरकार जमा के रूप में देखती है तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स, सरकार खर्चे के रूप में देखेगी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। ये है आपके हिसाब किताब सरकार के बजट का। तो जब भी बजट पेश की जाती है तो इसमें दो चीजें देखी जाती हैं, यानी कि दो जमा और खर्च के हिसाब से देखा जाए तो समझ आता है कि सरकार के पास ज्यादातर पैसा 28% कर्ज से आ रहा है और वही कर्ज का ब्याज चुकाने में सरकार 20% पैसा खर्च कर देती है। अब मन में सवाल ये आ रहा है कि सरकार तो सरकार है, फिर उसे कर्ज कौन देता है। जी हाँ, कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सरकार को कर्ज कौन देता है। लिटरली अगर बताएं तो सरकार को हर कोई कर्ज देता है। सरकार मोटे तौर पर चार जरियों से, यानी कि चार उसका सोर्स ऑफ इनकम है। कैसे? देश के भीतर से जितनी भी बीमा कंपनियां, आरबीआई है, दूसरे बैंक है, सरकार कर्ज लेती है। ठीक है, विदेशों से, मित्र राष्ट्र से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से, वर्ल्ड बैंक से, अंतरराष्ट्रीय बैंक से, एशिया डेवलपमेंट बैंक से सरकार कर्ज लेती है। बाजार से जब सरकार अपनी ट्रेजरी बिल, बॉन्ड, स्मॉल सेविंग स्कीम के जरिए
लोगों को आकर्षित की जाती है और लोग उनके पैसे और उनकी कंपनियों को खरीदते हैं। समय समय पर सरकार इसका ब्याज लोगों को और कंपनियों को देते भी है। अन्य तरीकों से भी कमाया जा सकता है। सरकार अपनी संपत्ति यानी कि डिसइन्वेस्टमेंट, गोल्ड और इन सब को गिरवी रख कर पैसे जुटाती है। सन 1990 में सरकार ने सोना को गिरवी रख कर पैसा उठाया था और ये पहली बार और अंतिम बार ऐसा हुआ था कि सन 1990 में सरकार ने सोना को गिरवी रख कर पैसा कर्ज लिया था। जी हाँ, तो अभी अगर देखा जाए तो भारत में सार्वजनिक वित्त किस प्रकार से बटा हुआ है, तो पब्लिक रेवेन्यू और पब्लिक एक्सपेंडिचर दो तरीके से है जिसमें बजट पेश किए जाते हैं। तो पब्लिक फाइनेंस के जो कंपोनेंट है वो तो एक पब्लिक एक्सपेंडिचर्स के रूप में और एक पब्लिक रेवेन्यू के रूप में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बताया। पब्लिक रेवेन्यू के रूप में अगर देखा जाए तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू देखा जाए। टैक्स रेवेन्यू में सरकार को कहां से पैसे मिलते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स से पैसे मिलते हैं। सरकार को इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी से पैसे मिलते हैं टैक्स रेवेन्यू में। नॉन टैक्स रेवेन्यू का, जैसे सरकार जब अपनी पब्लिक रेवेन्यूज के जरिए, जैसे कि फीस हो गया, पेनाल्टी हो गया, ग्रांट हो गया, गिफ्ट हो गया, जब वहां से पैसे उठाती है तो वो नॉन टैक्स रेवेन्यू कहलाती है। ये सरकार का पब्लिक फाइनेंस के रूप में पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट दो कंपोनेंट है जिसमें कि टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू के बारे में हम लोगों ने आपके बारे में चर्चा की। अब बात आती है कि इस बजट में एक और बात की गई है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मालूम है क्या? मोदी सरकार के दौरान 111 लाख करोड़ रुपए कर्ज में है। जी हाँ, अगर पिछले 10 साल 15 साल की देखा जाए तो 2014 से लेके 2023 तक, 2023 सितंबर तक 111 लाख करोड़ रुपए कर्ज में। और अगर देखा जाए कि यूपीए सरकार की तुलना में यूपीए सरकार 190% कर्ज में थी, वहीं जो बीजेपी की सरकार है या एनडीए की सरकार है वो 220% 220% क्या है, कर्जे में। तो यहाँ पे पूरे 9 साल में मोदी का जो गौर सरकार है वो 220% कर्जे में है और सरकार के जो कुल कर्ज है वो 190% की बढ़त हुई है। यहाँ पे मनमोहन सरकार की बात की जा रही है। जीडीपी का अगर देखा जाए तो 2022 भारत में जीडीपी का 83% कर्जा है। जापान 261% कर्जा है। इटली पर अपने जीडीपी का 144% कर्जा है। अमेरिका पर अपने जीडीपी का 121% कर्जा है। फ्रांस पर 111% कर्जा है। ठीक उसी तरीके से कनाडा पर 107% कर्जा है। यूके पर 101% का कर्जा है। ब्राजील पर 85% का कर्जा है। भारत पर 83% का कर्जा है। चीन पर 76% का कर्जा है। जर्मनी पर 66% का कर्जा है। ये क्या बताया जा रहा है? जैसे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का अपना खुद का कुल 83% खर्चा बताया जा रहा है। अभी यहां पे देखा जाए तो जो बजट आता है वो आर्टिकल 112 के तहत आता है। भारत संविधान की अनुच्छेद 112 के अकॉर्डिंग बताया जाता है। एक साल के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। बजट का कहीं पे भी किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं होता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमति, प्राप्तियां और खर्च का विवरण होता है। जैसे कि आज मैडम निर्मला सीतारमण जी ने अपना रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स बताया, यानी कि टोटल एक साल तक यानी कि 31 मार्च 2025 तक का अपना रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स एक्सप्लेन किया है। ओवरऑल जो बजट एक्सप्लेन किए जाते हैं वो रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में बने होते हैं। पेज एंड मींस एडवांसेस के रूप में राजस्व बढ़ाने के तरीके, साधन, खर्च का अनुमान, समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियां, खर्च का विवरण, घाटे का अधिशेष का कारण, ये सारे के सारे इसी रिसिप्ट में बताए जाते हैं। पार्लियामेंट में 6 स्टेजेस होती हैं। बजट को प्रेजेंटेशन करना, जनरल डिस्कशन होना, डिपार्टमेंटल कमेटी के द्वारा स्क्रूटिनी भी होता है, ग्रांट के लिए वोटिंग करना, फिर एप्रोप्रिएशन बिल को पास करना, फिर फाइनेंस बिल को पास करना। बजट जो होता है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स
बजट डिवीजन के वित्त मंत्रालय के द्वारा बनाया जाता है और जो पेश किया जाता है वो वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। तो आज हम लोगों ने टोटल बजट को बड़े शॉर्ट तरीके से समझने का प्रयास किया। आज के 40 मिनट की क्लासेस में आप लोगों को वो संपूर्ण क्लास मिल गई जिससे कि आप अपने एग्जाम्स को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। एग्जाम्स में रेवेन्यू रिसीट्स, एक्सपेंडिचर रिसीट्स, इनकम टैक्स, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, ब्याज और लाभांश, टैक्स स्लैब, यही सारी चीजें पूछी जाती हैं और इसको आपको मेमोराइज करना है। इसके बाद ये की हाइलाइट्स थी। इसके बाद आप लोगों को और डिस्क्रिप्शंस में, यानी कि कल सुबह के 6 बजे की क्लासेस में और गहराई से सारी चीजें बताई जाएंगी। तो आज जो चर्चा की गई मैडम निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, वो सारी की सारी चर्चाएं आज हम लोगों ने आप लोगों के सामने डिस्कशन की। उम्मीद है कि आज के सेशन में आप सभी लोगों को ये सारे खर्चे, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर समझ में आया होगा। जैसे हमारा बजट होता है, हमारे घर का बजट होता है। हमारे पिताजी जब कमा के आते थे तो 1 तारीख को सैलरी दे देते थे। 1 तारीख को माता जी के हाथ में सैलरी मिल जाती थी। माता जी यानी कि जो मेरी मम्मी जी हैं, वो मेरी मम्मी जी पूरा का पूरा खर्च उसी सैलरी के अकॉर्डिंग चलाती थी। उसके अलावा भी वो कुछ पैसे सेविंग कर लेती थी। ठीक उसी तरीके से हमारे देश में भी मैडम निर्मला सीतारमण जी हैं। हमारे देश का खर्चा और हमारे देश के रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में, यानी कि जो सोर्स ऑफ इनकम तो नहीं कहेंगे, सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहेंगे, तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू जिस तरीके से आ रहा है उस हिसाब को अपने हिसाब किताब के तरीके से पूरा करना की कोशिश की जा रही है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज के सेशन आप सभी लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप सभी लोग ऑफलाइन कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा कि क्या बातें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई और बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ में आई, जिससे कि कल सुबह की क्लासेस में हम और अच्छे तरीके से आपको समझा सकें। तो आज के क्लासेस को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, सेशन को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, साथ ही साथ अपने माता पिता का सम्मान करें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।